एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हमने जो बैंक स्टार्ट किया है, कल हमने जाना था बैंक किसे कहते हैं, ठीक है जी। बैंक की सभी चीज़ देखी थी, उसके बाद आज हम बैंक के अंतर्गत ही देखते हैं, जैसे कल बताया गया था चेक, ठीक है जी। चेक देखते हैं और खाता देखते हैं, दो चीज़ आज हमें देखनी है। खाता की जो बैंक में जो खाते खुलते हैं वे क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ चेक, ठीक है। चेक क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं खाता। देखिए खाता है जिसे इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं। बैंक में हर है जो बैंक के कस्टमर होते हैं, जिसे बैंक से लेन देन करना है, उसे बैंक में एक खाता खुलवाना होता है। इसे अकाउंट कहते हैं, शॉर्ट में से A/C ऐसे भी लिखते हैं। खाता क्या होता है कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं, बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कल आपको समझाया गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या है, बैंक से रिलेटेड सभी टर्म क्लियर करने की कोशिश कल की गई थी। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को, है ना, कस्टमर्स को लेन देन का संचित विवरण रखती है, अपने ग्राहकों के लेन देन का संचित विवरण रखती है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं जो उसके कस्टमर है, कस्टमर से कितना पैसा लिया, कितना दिया, दे भी सकती है, लोन के थ्रू देती है, और जमा के द्वारा पैसा इकट्ठा करते हैं। जो लेन देन है उसका जो विस्तृत विवरण है उसे हम बैंक खाता या बैंक अकाउंट कहते हैं। कॉमर्स में बात करें खाते को, एक अलग चीज़ होती है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा आय व्यय का संचित विवरण उस व्यक्ति वस्तु अथवा आय व्यय का खाता कहलाता है। जब हम कॉमर्स की बात करेंगे तो वहाँ अलग चीज़ है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हम लेकिन बात कर रहे हैं बैंक में, बैंक में जो अकाउंट खुलवाते हैं उसे भी अकाउंट बोलते हैं। बैंक में जो हमारा लेन देन किसके थ्रू होता है, हमारे अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो उस अकाउंट की जो डेफिनेशन है, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत जो विवरण रखती है उसे हम बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट कहते हैं। अब बताते हैं अकाउंट के प्रकार। अकाउंट कितने प्रकार के बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, उसे अकाउंट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो जी 3 तरह के ध्यान रखेंगे। नंबर 1 मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट्स, इसे RD बोलते हैं, और तीसरा सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये शॉर्ट में हम FD बोलते हैं, ठीक है। जनरली 3, हालांकि मांग जमा 2 प्रकार के हो जाएंगे, चालू खाता और बचत खाता, ठीक है। तो जनरली 3 मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। ऐसी इस तरह की डिपॉजिट्स जो बैंक कस्टमर जमा करता है कि वो जब मांगे तभी बैंक को देना होगा, है ना, उसे हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। डिपॉजिट्स में जमा तो है, लेकिन कि किस तरह की जमा, कि अगर मुझे आज ज़रूरत है तो मैं आज ही पैसा वापस ले लूँगा जो मैंने जमा किया है बैंक में, कल ज़रूरत है तो कल ले लूँगा, जब भी मैं जाऊँगा मांग पे बैंक को देना होगा, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स में एक तरह से ये भी एक FD टाइप ही होता है इसे, लेकिन FD नहीं, RD होता है। रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद कुछ एक निश्चित राशि जमा करते रहते हैं, एक निश्चित पीरियड तक। सपोज करो 10 साल तक करनी तो 10 साल तक निश्चित राशि जमा करते रहेंगे, और जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैंक हमें धनराशि वापस करेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ लेता रहेगा, मासिक भी ले सकता है, तिमाही ले सकता है, छमाही ले सकता है, तो उसे रिकरिंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। अगला होता है सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट्स, FD में क्या है, एक वन टाइम पैसा लगाना होता है, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितनी भी है एक बार लगा दी, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं। इसमें लिमिट होती है 10 साल, 7 दिन से 10 साल तक के लिए, ठीक है। जो FD की जाती है कम से कम मिनिमम टाइम 7 दिन के लिए की जाती है, और मैक्सिमम टाइम जो आप होता है FD कराने का वो 10 साल होता है ना। 10 साल से ज़्यादा की FD नहीं करा सकते, और कम से कम 7 दिन की FD कराते हैं। FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग 8% मिलता है, हालांकि वर्तमान में 8 से भी कुछ कम चल रहा है, ठीक है जी। लगभग 8% वार्षिक मिलते हैं। जो ब्याज की दर होती है ये वार्षिक होती है, ठीक है जी। तो FD आप समझे, है ना। FD में एक मुश्त पैसा जो जमा करा दिया जाता है, इसमें है ना बैंक एक टाइम होगा, फिक्स होगा, बैंक और कस्टमर के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि आप 5 साल से पहले नहीं ले सकते। अगर 5 साल से पहले लेने कुछ उसके एक्स्ट्रा चार्ज फिर बैंक आपसे वसूल करेगा, ठीक है। और यदि उसके साथ लेते हैं तो जो निर्धारित ब्याज की दर आपकी तय होती है, 7.5% है, 8% है, जो भी है वो सब ब्याज जुड़ के आपको उस समय अवधि के बाद मिल जाएगा। वो सावधि जमा, है ना, सावधि जमा जिसे बोलते हैं, स्थायी जमा भी बोलते हैं। इस एक बार स्थायी होकर फिक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स F शॉर्ट में बोलते हैं FD, जो है ना। और RD क्या होती है, RD आप समझे कि यहाँ भी पैसा जमा होगा, लेकिन पूरा पैसा एक साथ जमा करने के धीरे धीरे किस्तों में बैंक के पास जमा करते रहेंगे उस पैसे को, ठीक है। निश्चित धनराशि 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, जैसे भी है निश्चित धनराशि, और निश्चित समय अंतराल पर, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या हर साल ऐसे भी कर सकते हैं। निश्चित समय अंतराल पर करते हैं, और उस पर लगभग 6% के लगभग ब्याज मिलती है। ब्याज की दर आप जानते हैं चेंज होती रहती है, ठीक है।
लगभग 6% के लगभग यहाँ पर आपको ब्याज मिल जाता है। ठीक है, अवधि जितनी देर होगी ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, अवधि कम होगी तो ब्याज की राशि कम हो जाती है। और मांग जमा, अब डिमांड डिपॉजिट जैसे कि आपको बताइए कि मांग जमा में क्या होता है कि जब ये है कि जब भी कस्टमर को ने मांग की तो बैंक को वो पैसा वापस करना होगा। तो मांग जमा में जनरली 2 तरह का अकाउंट खुलते हैं, एक चालू खाता जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं और एक बचत खाता जिसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, देखो बचत खाते की बात करें, बचत खाते में छोटी मोटी जमा जनरली आम आदमी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आम पब्लिक से खुलवाते हैं, वो बचत खाता ही होता है। बचत खाते में एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, इससे ज़्यादा आप पैसा जमा नहीं कर सकते, छोटी मोटी डिपॉजिट छोड़ देते, और बैंक इस पर ब्याज भी देता है लगभग 4% के लगभग, है ना। देखो यहाँ बात मैं लगभग की कर रहा हूँ, एक्चुअल फिगर इससे थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। 4% के लगभग इस पर ब्याज आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, कि एक दिन में इतनी बार जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतनी बार इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ये चीज़ होता है। लेकिन अगर हमें एक दिन में कई बार रुपये जमा करना है और कई बार रुपया निकालना है तो उसके लिए फिर एक चालू खाता खोला जाता है। ठीक है, चालू खाता जनरली व्यावसायिक वर्ग के लिए खोला जाता है, बिजनेसमैन खोलते हैं। ठीक है, इसमें आप एक दिन में जितनी मर्जी रुपया जमा कीजिए, कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी रुपया निकालिए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ब्याज कितना है 0%। ऐसी कंडीशन में क्योंकि बैंक को भी रेडी रहना पड़ता है, पता नहीं कब पैसे लेने आ जाए, कब पैसे देने आ जाए। वैसे देख सकते हैं बचत खाते में भी कम है, लेकिन चालू खाते पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, फैसिलिटी है कि कितनी बार भी आप रुपया जमा कर सकते हैं, कितनी बार भी रुपया निकाल सकते हैं। जनरली व्यापारी खोलते हैं और आम आदमी बचत खाता खोलता है। ठीक है, तो आप ये खाता समझे, खाता किसे कहते हैं, खाते के प्रकार समझे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लेते हैं चेक। ये चेक क्या होता है? ठीक है, तो चेक देखो, चेक की एक जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इसके थ्रू चेक को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं चेक क्या है, बैंक से पैसा निकालने का एक साधन है ना। बैंक में हमारा जो पैसा जमा है, अगर हमें उसे निकालना है तो उसके लिए एक चेक यूज होता है। हालांकि उसके लिए बहुत सारी और भी साधन है, अब तो एटीएम वगैरह भी आ गए हैं, वैसे ही समझेंगे बाद में। एटीएम कल थोड़े से एक डेमो समझाता है, उसे फुल एक्सप्लेनेशन उसकी किसी और वीडियो में समझेंगे। एटीएम की भी डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई वगैरह आ गए हैं, नेट बैंकिंग होती है। ये सब चीज़ें हमें समझनी है, धीरे धीरे अब अगर वीडियो में समझते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा फोकस खाते पर और चेक पर है। तो खाता आप समझ चुके हैं, अब चेक की बात करते हैं। तो चेक एक शर्त रहित है। देखो पहली बात तो चेक में कोई कंडीशन नहीं होगी कि ऐसा होगा, यदि माल मिल जाए तो करना है, ना मिल जाए तो करना है, कोई कंडीशन इसमें नहीं होगी, है ना। शर्त रहित है और आदेश पत्र है, ये एक आदेश है, इसमें एक आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाता है बिना किसी शर्त के। चेक एक शर्त रहित है। और दूसरी बात, ये आदेश पत्र है जो विशेष बैंक को दिया जाएगा। ठीक है, विशेष बैंक के ऊपर लिखा जाता है, जिसका भी चेक होगा पर लिखा जाता है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होंगे। जो चेक लिख रहा है उस पर साइन भी करने होंगे, बिना साइन के चेक बेकार है। ठीक है, अगर मैं किसी को चेक काट के दे रहा हूँ तो मेरे बैंक का है, मेरा सपोज को स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का एक चेक होगा, उस बैंक के ऊपर लिखा गया, उस पर मेरे साइन होंगे और शर्त उसमें कुछ नहीं होगी। और मैं एक आदेश दूंगा, किसी बैंक को दूंगा, जिसमें बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह मांग पर, है ना, मांग पर जब भी यह चेक आपके पास आए, मांग का मतलब जब भी ये चेक आपके पास आए तो मांग पर एक निश्चित धनराशि, उसमें धनराशि का भी एक कॉलम होगा, है ना, उसमें एक धनराशि लिख दिया जाएगी, निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम भी लिख दिया जाएगा जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है, निश्चित व्यक्ति को, और अथवा उसके आदेश अनुसार, है ना। निश्चित व्यक्ति को या निश्चित व्यक्ति को नाम नहीं लिखा तो फिर उसके आदेशानुसार, जो निश्चित व्यक्ति जिसे कह दे उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चेक के वाहक को, या फिर चेक के वाहक को, जो भी चेक ले आपके पास लेकर आ जाए उसको आपको पेमेंट करना है। तो 3 कंडीशन डेफिनेशन से निकल के आ रही है कि मांग पर या तो निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चेक के वाहक, वाहक कहते हैं बेरर, जिसके पास भी चेक है उसे आप वो धनराशि देंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा देखते हैं। चेक आप समझिए, चेक एक शर्त रहित आदेश पत्र है जो विशेष बैंक पर लिखा जाता है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, जिस पर बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह मांग पर एक निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चेक के वाहक को प्रदान करे। ठीक है, अब उम्मीद है चेक की परिभाषा आप समझे हैं। ठीक है, चेक वही है कि बैंक से रुपया निकालने का एक साधन मात्र है। अब बात करते हैं चेक के प्रकार। डेफिनेशन के आधार पर 3 प्रकार तो हमें यही समझ में आ रहे हैं। अब इसे थोड़ा रफ करूँ तो यहाँ पर देखते हैं चेक के प्रकार। है ना, अब यहाँ खाते की जगह अगर मैं कर दूँ चेक, CHEQUE, चेक के प्रकार।
तो चेक के प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं वाहक चेक। वाहक या साधारण भी इसे बोलते हैं, ठीक है, वाहक या साधारण चेक। बेरर चेक इंग्लिश में वर्ड होता है BEARER बेरर चेक, CHEQUE बेरर चेक। देखो यहाँ दिया कि चेक के वाहक को दे दे ना, वाहक का मतलब जो भी चेक को धारण करता है। बेरर चेक क्या होता है, इसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होगा, किसे पेमेंट करना है, सिर्फ डेट डाल दी, नीचे साइन कर दिया और ये दे दिया, तो ऐसा चेक साधारण चेक बेरर चेक कहलाएगा। ये चेक जिसके भी हाथ में लग गया, ठीक है, उसी को उसका पेमेंट हो जाएगा, है ना, जिसके भी हाथ में होगा। सपोज करो हमने जिसे दिया उससे वो अगर गुम हो गया और किसी अन्य व्यक्ति ने उठा लिया, तो जिस व्यक्ति ने उठाया उससे इसका पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि वाहक चेक है, साधारण चेक है। जो भी चेक को लेकर प्रस्तुत बैंक में हो जाए, बैंक उसका पेमेंट उसी व्यक्ति को कर देगा। ऐसे चेक को वाहक चेक या साधारण चेक कहते हैं। दूसरे चेक की हम बात करते हैं आदेशित चेक। तो कि थोड़ा असुरक्षित चेक होता है। किस तरह का चेक होगा, थोड़ा असुरक्षित चेक होएगा ना, चेक तो कट गया, अगर चेक गुम हो गया तो फिर पेमेंट किसी को भी जा सकता है। लेकिन अगर बात करें आदेशित चेक, आदेशित चेक, ऑर्डर चेक की, ऑर्डर चेक, तो ऑर्डर चेक में उस व्यक्ति का नाम तो होगा है, लेकिन साथ साथ जो जैसे ये चेक है ना, इसके ऊपर इधर बाएं कोने पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती है ना। इसके आकार में कुछ नाम लिख दिए, कुछ बैंक का नाम लिख दिए, या नाम भी मत लिखिए, तो इससे क्या होगा, ये चेक अब सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित होने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर ये चेक लिखा गया है ना, सपोज करो राम पर लिखा गया है, अब पैसा राम के अकाउंट में जाएगा, ठीक है, जिस व्यक्ति पर लिखा गया उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाएगा, तब उसका भुगतान होगा। इस एक मिनट, थोड़ा गलत हुआ, आदेशित चेक ना कहकर उसे हम कहते हैं रेखांकित चेक, आदेशित चेक नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। आदेशित चेक सुरक्षित तो होगा, इसके अपेक्षाकृत सुरक्षित होगा। आदेश चेक में राम लिखा होगा कि राम को, है ना, नाम की पेमेंट किसा करना है, राम को करना है, श्याम को करना है, ये चीज़ होगा, नीचे साइन वगैरह होंगे, डेट वगैरह होगी, तो इससे क्या होगा, इस व्यक्ति को पेमेंट होगा। इस व्यक्ति के लिए फिर बैंक उसका आधार कार्ड मंगा सकते हैं, बताइए देखिए आप ही राम है, आप ही श्याम है, आप ही कृष्ण है, जो भी है, तो उस व्यक्ति को आदेशित होगा, हालांकि उसके खाते में नहीं होगा। यहाँ भी उसका भी नगद भुगतान मिल जाएगा। वाहक चेक का नगद भुगतान होगा, और जो आदेश चेक है इसका भी नगद ही भुगतान होगा। रेखांकित चेक था वो जो मैं बता रहा था अभी, लेकिन भैया कि इसमें किसी का नाम वगैरह में लिखा था, चेक के वाहक को मिल जाएगा। लेकिन आदेशित चेक में क्या है, जिसे आदेश किया गया है कि राम को देना तो राम को ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ भी संभावना ये है कि अगर चेक गुम हो गया और राम को लिखा है, और सपोज करो जिसे मिला है उसका नाम भी राम ही है, तो अभी अपनी आईडी दिखा के पेमेंट ले सकता है। गलत व्यक्ति को थोड़ा सा सुरक्षित तो है, लेकिन कम सुरक्षित है, कम सुरक्षित। पहला वाला तो बिल्कुल ही असुरक्षित है, ये थोड़ा कम सुरक्षित हो सकता है, ठीक है। हालांकि मिलेगा राम को, क्योंकि वहाँ वो तो जानते हैं फोटो वोटो तो उसमें होंगी नहीं, ठीक है। नाम ही लिखा होगा, और उस नाम की आपका कोई और अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति उसे ले सकता है गुम होने की कंडीशंस में, ठीक है। तो वाहक चेक आप समझ गए, आदेशित चेक समझ गए। तीसरे चेक की अगर हम बात करते हैं, अब रेखांकित चेक, रेखांकित चेक से बोलते हैं क्रॉस्ड चेक, है ना। क्रॉस चेक पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, पूरी तरह से सुरक्षित होगा, लेकिन इसमें नगद भुगतान नहीं होगा, खाते में जमा होगा, जो पैसा है वो उस खाते में जमा होगा। वही चीज़ मैं बता रही, है तुम्हारा चेक है तो इसके इधर बाएं कोने पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती है ना, कि राम को पेमेंट करना, नाम तो राम को लिख देंगे, लेकिन साथ साथ 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाएंगी। इन रेखाओं का मतलब यह है कि पैसा राम को नगद नहीं देना है, ठीक है। इस चेक को अपने पास रखिए और राम के जो अकाउंट है उसके अकाउंट में ये पैसा डालिए, फिर वो अपने अकाउंट से निकाल लेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है जी। इस चीज़ को हम बोलते हैं रेखांकित चेक, यानी क्रॉस चेक। इसमें खाते में जमा पैसा होगा और ये पैसा पूरी तरह सुरक्षित होगा, ठीक है जी। अब राम के खाते में जाएगा, और खाते में जाएगा, गलत आदमी के हाथ भी पड़ गया तो उसके खाते में जा रहा है। खाते के लिए अकाउंट में पहले से KYC करा रखी है, नो योर कस्टमर, उसकी KYC करा रखी, बैंक के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होगा उस व्यक्ति का, ठीक है। अगर गलत पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया तो बैंक पता कर सकता है कि फलां ने चेक के जो है चेक पे चेक नंबर भी लिखा जाता है, इस नंबर का चेक इस व्यक्ति के खाते में इस डेट से मैं ट्रांसफ़र किया है, बाद में वापस भी लिया जा सकता है। धोखाधड़ी का केस भी उस पर चलाया जा सकता है अगर गलत व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि क्रॉस चेक पूरी तरह से सुरक्षित चेक होता है, ठीक है।
जो वाहक चेक हो गया, आदेशित चेक हो गया, दोनों का नगद भुगतान मिलता है। लेखांकित चेक का भुगतान नगद नहीं मिलता है, संबंधित व्यक्ति के जिस पे के नाम लिखा गया है उसके खाते में जमा होगा तब मिलेगा। ठीक है, अगले चेक की हम बात करते हैं ब्लैंक चेक यानी कोरा चेक। कोरा चेक जिसे कहते हैं ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में क्या होगा जी, जो ये चेक है इसमें सब चीज़ डाल देंगे, तारीख वगैरह भी डाल दी और साइन भी कर देगा जो चेक का धारक अपने आप, लेकिन अमाउंट नहीं भरेगा। जो अमाउंट की धनराशि होगी कि कितनी धनराशि है, जो रुपए हैं अमाउंट है, वो अमाउंट नहीं भरेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लैंक चेक, है ना। अगर धनराशि अंकित नहीं है, बाकी तो सब काम है, लेकिन सिर्फ धनराशि लिखे कि कितने रुपए का भुगतान करना है, इस चीज़ को ब्लैंक चेक बोलते हैं। हालांकि बैंक तो धनराशि के बाद ही लेगा, लेकिन हम कभी कभी ब्लैंक चेक काट के देते हैं कि हम जिस पर हमारा विश्वास होता है उस व्यक्ति के लिए ब्लैंक चेक काट के दिया जाता है, ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार वो धनराशि उस पर अंकित कर सके। हालांकि यहाँ धनराशि रुपये और शब्द दोनों में लिखी जाती है, तो पूरा दोनों खाली छोड़ देते हैं और वो अपने इच्छा अनुसार जब जितनी ज़रूरत उस व्यक्ति को होगी, जैसे बैंक से पैसा निकालना है, वो निकाल सकता है। यह सिर्फ विश्वास पात्र व्यक्ति को ही इस तरह के चेक कोई व्यक्ति इश्यू करता है ना। बैंक में ले जाने से पहले तो अमाउंट भरनी होगी पूरी। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हम ब्लैंक चेक कहते हैं। ठीक है, ये विश्वास पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है, व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, अगले चेक की हम बात करते हैं पोस्ट डेटेड चेक, है ना, यानी अग्रिम तिथि चेक, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो कोई नाम से पता लग रहा है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि आज सब है ना, सपोज करो आज जो तारीख है, पोस्ट डेटेड चेक आज तारीख सपोज करो 15, आज तारीख है 15 मई 2022। ठीक है जी, और हमने आज चेक काट के दिया है, तो आज की डेट लिखनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ से 15 मई 2022 में लिख के ना 15 जून 2022 कर दें, तो एक महीने आगे की तारीख डाल दी। ठीक है जी, तो ये पोस्ट डेटेड चेक होगा, आगे की अग्रिम तिथि का एक चेक हो गया। ठीक है, और सपोज कर हमें पेमेंट का एक महीने बाद देना, तो एक महीने बाद का चेक काट के दे सकते हैं। हालांकि इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी आप जानते हैं 3 मंथ होती है, रिवर्स हो सकते हैं। अगर हमने आज चेक दिया है तो उसे अगले 3 महीने तक कैश कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन चेक बाउंस ना हो, उससे बचने के लिए अग्रिम तिथि का ही चेक काट दिया जाता है। सपोज कर अभी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो अभी काटेंगे, अगर उसने लगा दिया तो चेक बाउंस हो सकता है। ठीक है, चेक बाउंस ना हो इसलिए अग्रिम तिथि का ही चेक काट दिया जाता है। ठीक है, अगली तिथि का जो चेक होगा उसे अग्रिम तिथि चेक हम बोलते हैं। ठीक है, अगले चेक की बात करें तो एक होता है गिफ्ट टैक्स, उपहार चेक, यानी गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक में क्या होता है, एक तरीके से नमूना चेक होता है, जैसे आप देखते होंगे आईपीएल वगैरह में। ठीक है, पूरा बहुत बड़ा चेक बना दिया। एक ओरिजिनल चेक होता है, ओरिजिनल चेक तो जितने साइज होता है वही होगा, लेकिन कभी शो करने के लिए, है ना, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, जब आईपीएल में देखते हैं मैन ऑफ द मैच मिल रहा है तो इतना लंबा चौड़ा चेक दे देते हैं, उसे उपहार चेक बोलते हैं। सिर्फ दिखाने का काम आता है, बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो उस तरह के चेक को उपहार चेक बोलते हैं। गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट मिलता है, जैसे आईपीएल वगैरह में मिल गया, किसी को गिफ्ट दिया तो दिखाने के लिए बहुत बड़ा साइज उसी चेक का बना दिया जाता है, जिसे हम गिफ्ट टैक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगले गिफ्ट चेक बोल रहे हैं। अगले चेक की हम बात करते हैं बाउंस चेक। आप जानते हैं बाउंस चेक, बाउंस आप जानते हैं, बाउंस करना यानी सिर के ऊपर से निकल जाना। क्रिकेट में आप देखते हैं बाउंसर है, सिर के ऊपर से चल जाती है, वो बाउंसर हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं बाउंस करना मतलब सिर के ऊपर से कोई चल जाना, जो चीज़ समझ में नहीं आती उस चीज़ को बाउंस बोलते हैं। ऐसे समझ में ना आने बाउंस, BOUNC बाउंस चेक। बाउंस चेक क्या होता है, हमने किसी को चेक लिखा है ना, 1 लाख रुपए का, कुछ 1 लाख रुपए का चेक काट दिया, सारी फॉर्मेलिटी सब चीज़ सही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब वो जिस पे हमने चेक दिया है उसे बैंक में लेके अकाउंट में लेके गया और पता चला हमारे अकाउंट में है सिर्फ 10,000 रुपये।
और चेक कितना काट दिया हमने 1 लाख रुपए का। अभी बैंक में लेने गया तो बैंक इसका पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, वो कहेगा अब यहाँ तो अकाउंट में पैसे ही 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये का पेमेंट कैसे कर दें। तो ध्यान देंगे बैंक हमेशा पूरा पेमेंट करेगा, ऐसे नहीं करेगा बैंक कि यहाँ 10,000 रुपये, चलो 1 लाख रुपये नहीं है तो 10,000 रुपये का पेमेंट ले ले, 90,000 रहने दे, है ना। बैंक तो पूरा पेमेंट करेगा, जितना 1 लाख का चेक है तो 1 लाख का ही पेमेंट बैंक को करना होता है। तो ऐसे चेक को बोलते हैं बाउंस चेक, है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। बाउंस चेक एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर व्यक्ति चाहे तो इसके खिलाफ मुकदमा भी कर सकता है। हालांकि एक बार की तो हर किसी को छूट मिल जाती है, लेकिन वही गलती अगर बार बार की जाए तो ऐसी कंडीशन में सजा का भी प्रावधान होता है। तो आपको सभी तरह के चेक समझ में आ गए। अब उस बाउंस चेक्स, है ना, सभी तरह के चेक, वाहक चेक क्या है, आदेशित चेक क्या है, दोनों में नगद भुगतान मिलेगा। रेखांकित चेक सुरक्षित चेक होगा, उसमें खाते में पैसा जमा होगा। कोरा चेक ब्लैंक चेक है, जिसमें अमाउंट नहीं भरते, अग्रिम तिथि अगली डेट का कोई चेक दे दिया। उपहार चेक, एक चेक का बहुत बड़ा रूप बना के दिया, उसे गिफ्ट में जनरल मिलता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। एक बाउंस चेक, है ना, चेक में जितने पैसे के चेक लिखा गया है उससे कम अगर अकाउंट में है तो ऐसी कंडीशन में चेक बाउंस हो जाता है। उस चेक को फिर बाउंस चेक कहा जाता है। और इस बाउंस चेक से बचने के लिए एक नई चीज़ निकल के आई है, ड्राफ्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत चलो ड्राफ्ट भी अभी हम समझ लेते हैं इसे। चेक तो आप समझे, एक चीज़ होता है ड्राफ्ट। ठीक है जी। अब ये ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट एक वित्तीय पूंजी है जिसकी सहायता से धन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ना। ड्राफ्ट भी चेक का ही रूप है, लेकिन सब आपका परिभाषिक रूप में देखा तो ड्राफ्ट एक वित्तीय पूंजी है, वित्तीय पूंजी है जिसकी सहायता से धन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये भी चेक की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि चेक के बाउंस होने का खतरा रहता है। तो जनरली है ना, किसी नए व्यक्ति से कोई चेक एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, है ना। कोई नया व्यक्ति है तो वहाँ चेक की जगह में ड्राफ्ट मांगते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर हम जब ड्राफ्ट बनाने जाते हैं तो ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक, अगर हमने 1 लाख का ड्राफ्ट बनवाया है तो बैंक हमारे अकाउंट से पहले 1 लाख रुपये काट लेगा, है ना। और जिस व्यक्ति के नाम लिखना है तो उसके खाते में उसके खाते में लिख देगा, लेकिन उसके खाते में जमा तो कर देगा, लेकिन जब वो व्यक्ति उस खाते से पैसा तब तक नहीं निकाल सकता जब तक इस ड्राफ्ट को वो अपने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर इसको दिखाता है तो फिर वो पैसे वो निकाल सकता है। मतलब दोनों साइड से थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर हमें किसी से, सपोज करो मैं किसी से 1 लाख रुपये का माल खरीदना है, ठीक है, 1 लाख रुपये का माल खरीदना है, तो अगर नगद पेमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 लाख रुपये दो और माल ले लो। लेकिन अगर मैं सपोज करो कि मैं उसे 1 लाख का चेक काट के दे रहा हूँ तो माल उससे ले लूँगा, 1 लाख रुपये का चेक दिया, चेक हो गया कल को बाउंस, तो माल तो मेरे पास आ गया, अब उसे नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो चेक वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्या कहता है, आप एक काम करो, अगर नई आदमी है कि आप मुझे ये तो नगद नहीं है तो 1 लाख रुपये का ड्राफ्ट बना के दे दो, ठीक है, 1 लाख रुपये का ड्राफ्ट दे दो। अब ड्राफ्ट से क्या होगा, जब मैं ड्राफ्ट बनवाने जाऊँगा अपने बैंक में तो बैंक जो 1 लाख रुपये मेरे अकाउंट में तभी ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। 1 लाख रुपये तो 1 लाख रुपये ड्राफ्ट में काट लेगा और दूसरे के अकाउंट में भेजेगा, तो लेकिन दूसरे को मिलेंगे नहीं अभी, ठीक है, जिसके यहाँ करूँगा तो मिलेंगे कब, वो जब ये ड्राफ्ट को वो पेश करेगा अपने बैंक में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ड्राफ्ट को लेके गया जी उस विक्रेता के पास, ठीक है, उस विक्रेता के पास गया कि आप मुझे 1 लाख रुपये का माल दे दिया और ये ड्राफ्ट दीजिए, वो मुझे 1 लाख रुपये का माल दे देगा, है ना। तो माल मिल गया, अब मैं उसे ड्राफ्ट दे दूँगा। वो ड्राफ्ट तो उसे पैसे मिलनी है कि ड्राफ्ट तो 1 लाख रुपये ही है एक तरीके से, ये चीज़ मिला के। अब अपने बैंक में जाएगा तो उस 1 लाख रुपये का जो है 1 लाख रुपये फिर वो निकाल पाएगा, ठीक है। और अगर ये मुझे माल नहीं मिल रहा है तो ड्राफ्ट को लेकर वापस आ जाऊँगा और फिर ड्राफ्ट को कैंसिल भी कराया जा सकता है, ठीक है जी। ड्राफ्ट को कैंसिल भी कराया जा सकता है अगर माल नहीं खरीदा गया, ठीक है। अगर बैंक में एक होता है कि बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, अगर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया फिर माल ना मिला तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस माल ट्रांसफ़र भी नहीं करते, बैंक में मिल जाता। अगर कोई डील कैंसिल हो गई, पहले हो गई या बाद में होगी, तो ड्राफ्ट वापस ले आओ, ठीक है। ड्राफ्ट मत दो, ड्राफ्ट वापस ले आओ। एक मिनट,
ठीक है जी। तो ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, वापस ला सकते हैं, ड्राफ्ट को कैंसिल कराया जा सकता है, इसके लिए कैंसिलेशन चार्ज मिलता है और ड्राफ्ट बनाने का भी पैसा लगता है, ठीक है ना। उसके लिए भी थोड़ा विनिमय चार्ज लिया जाता है। ड्राफ्ट बनाने में कुछ ड्राफ्ट बने होंगे, इसके लिए कुछ रेट बैंक चार्ज करता है, और ड्राफ्ट को कैंसिल कराने का भी कैंसिलेशन चार्ज होता है, जो कि नॉमिनल चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा चेक के अपेक्षा कर थोड़ा सिक्योर हो जाता है ना। नए व्यक्ति से जनरली चेक ना लेकर ड्राफ्ट लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई आज, है ना। हालांकि 2 चीज़ सोच रहे थे, तीसरी ड्राफ्ट भी आपकी हो गई है। आप अकाउंट समझ चुके हैं, बैंक में अकाउंट जो खुलवाए जाते हैं कैसे खुलते हैं, और आप चेक उसके चेक समझ चुके हैं, चेकों के प्रकार समझ चुके हैं, और साथ साथ ड्राफ्ट भी समझ चुके हैं।